Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं द फेमस दिनेश बाबरा जी, जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, जिसमें होगा पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, लाफ्टर एंड सटायर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और आपके श्रोताओं का, आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। आपकी दुनिया तो बड़ी खुश मिजाज है आप, क्योंकि हास्य कवि हैं मेनली, और ऑफ कोर्स सटायर इज ऑलवेज देयर। तो हंसना कितना ज़रूरी है और क्यों? जितना जीना जरूरी है उतना ही हंसना जरूरी है। लेकिन लोगों को हंसी भी बर्दाश्त नहीं होती कई बार। वो डिपेंड करता है वो हंसी किस उद्देश्य से है। अगर द्रौपदी ने अंधा नहीं कहा होता दुर्योधन को तो महाभारत ही नहीं होता। तो वो जो हंसी है द्रौपदी वाली, किसी की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना या किसी की गलती को गलती न मान करके, किसी की अनजानी गलती को गलती न मान करके उसका मजाक उड़ाना, वो हंसी नहीं। वो हंसी जो आपको आपके दिल के अंदर निर्मलता और पवित्रता पैदा करती हो, दूसरों के अंदर भी निर्मलता और पवित्रता पैदा करती हो, वो हंसी ईश्वर के वरदान से जन्म लेती है और ईश्वर के जन्म वरदान से ही पलती बढ़ती है। आजकल क्या ऐसा हो गया है कि दूसरों की खुशी से ज़्यादा तकलीफ होती है बनस्पत अपने गम से? हाँ, क्योंकि आदमी है ना सामाजिक प्राणी है। ऐसा हमने बचपन में पढ़ा है कि आदमी सामाजिक प्राणी है। तो समाज के अंदर जो भी कुछ घटित हो रहा होता है, समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो एक प्रभाव ये पड़ता है कि प्रतिद्वंदिता का, कि उसके पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि संतोषम परमम सुखम। तो संतोष अगर नहीं है तो इस द्वंद्व से आपको हमेशा झेलना पड़ेगा, आपको इस द्वंद्व से हमेशा दो हाथ करने पड़ेंगे। और यही कारण है, आपका सवाल एकदम वाजिब है, कि हम दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं, अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं। और उस दुख को हम लोग थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, कभी कभी हंसा उसा करके कुछ सुनाते हैं, अच्छा कुछ सुना देते हैं। हमारा टारगेट होता है पत्नी, हमारा टारगेट होता है नेता, हमारी टारगेट होता है सामाजिक संरचना। तो ये टारगेट से हम हंसाते रहते हैं। सब्जियां, फल। हाँ, वो सारी चीज़ें हमारी विषय वस्तु होती हैं जिसको हम हंसाते रहते हैं। हंसना जरूरी है मैम। हमारे राजू श्रीवास्तव जी एक लाइन कहते थे कि आदमी जो हंसे उसका घर बसे। घर बसने का मतलब शादी नहीं थी, घर बसने का मतलब घर बसना। तो उसका घर के अंदर फूल, जो घर ठहाका मार करके हंसता है ना, उस घर के मटके का पानी भी मीठा होता है जी। उस घर के आंगन में हमेशा फूल खिले हुए रहते हैं। तो हमें लगता है कि आदमी के जीवन में हमेशा उसे हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, और परिस्थितियां कैसी भी हों हमेशा हंसते रहिए। सर, ये जो आपका हास्य, व्यंग और उपहास में बड़ी बारीक सी रेखा है जो डिवाइड करती है, तो कैसे आप इसका बैलेंस करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपको उल्टा पड़ गया हो आपका व्यंग? हाँ, कभी कभी भावना, हम लोग भावुक होते हैं, हम स्क्रिप्टेड नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसे हम मोहब्बत करते हैं और वो सामने बैठ गया, या कोई, तो फिर हम उसके कसीदे पढ़ने लगते हैं कि आपसे महान कोई नहीं है, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा एक भी शख्स आता है जिससे हम नफरत करते हैं, अनजानेपन से नफरत करते हैं। तो उसकी तकलीफ होती है कि यार ये आ गया, यार मूड खराब हो गया, चेहरे की रंगत बदलने लगती है, हाँ, क्या चेहरे का भाव बदलने लगता है। उस समय अगर विवेक जिंदा न करें हम कलाकार, तो निश्चित रूप से वो कभी कभार हमारी तरफ से भी ये निकल जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि जो उनको ठेस पहुंचा देता है। उपहास जैसा जिसको होता है, जिसको आपने उपहास शब्द कहा है, तो उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मानना। अगर मेरे से कभी होता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो मैं भावावेग में कर गया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं रहा है। तो अच्छा, सब जो मेल रहते हैं, जो कवि हैं या जो लाफ्टर थेरेपी देते हैं, जनरली पत्नियों को क्यों टारगेट बनाते हैं? उसका क्योंकि क्या पूरे जीवन उन लोगों को पत्नियां टारगेट करती हैं। बिल्कुल सही। क्या है, पत्नी जब जो टारगेट करता है तो उसको हम लोग टारगेट करते हैं। तो देखिए, अब जो पारिवारिक संरचना है ना, जीवन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
मेरी पत्नी ने कहा कि हमेशा मजाक उड़ाते रहते हो, कभी अच्छा भी लिख दो हमारे बारे में। तो मुझे वो बात टच कर गई और एक दिन मैंने कलम उठाई, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, राजधानी या किसी ट्रेन में, मैं ट्रेन में था, ट्रेवल कर रहा था, मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने एक आदमी के जीवन में पत्नी आने से लेकर के और पत्नी के अंतिम समय तक क्या उसका योगदान है, तो उस कविता में मैंने डाला और बहुत बड़े लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। मैं आपको निश्चित रूप से भेजूंगा और आप उसको अपनी दर्शकों को सुना सकते हैं। मेरी तरफ से अब भी परमिशन है उसको कभी मैं भेजूंगा। बिल्कुल सर। तो कवि बनने के लिए अमूमन ऐसा माना जाता है या तो आपका दिल टूटा हो, दुखी हो आप, तो ऐसा हुआ है क्या कभी? देखिए, कवि नहीं, कोई भी कलाकार होगा ना, वो आशिक मिजाज जरूर होगा। उसके अंदर एक ऐसा तत्व जरूर होगा कि जो ब्यूटी को, प्रकृति, ओनली फॉर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ब्यूटी मतलब महिला ही, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ब्यूटी इन सेंस कि नेचर की ब्यूटी हो या आर्किटेक्ट की ब्यूटी हो, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगी उससे। तो कलाकार को हमेशा खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। फिर वो खूबसूरती अट्रैक्ट करने के बाद लगता है कि ताजमहल मेरा होना चाहिए, फिर वो मिलता नहीं है, फिर उसका दिल टूटता है। फिर वो लिखता है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, उड़ाया है हम गरीबों का मजाक, ठीक है ना। तो जब कि तो दिल टूटे कि तो सपना टूटे, टूटने की जो आवाज़ है वही कविता है। टूटने की जो आवाज़ है वही घुंघरू की आवाज़ है। टूटने की जो आवाज़ है वही गले की आवाज़ है। टूटने की जो आवाज़ है वही एक्टिंग की आवाज़ है। टूटने की जो आवाज़ है वो इस इंटरव्यू की भी आवाज़ है। इसलिए आप मुझे सामने बिठाई हुई हैं। बिल्कुल। तो आपके जो टूटने की आवाज़ है वो दिल था कि सपना? दोनों था। अच्छा। हाँ, सपना, क्योंकि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ और मेरे मन में ये तो पता नहीं था कि मैं ऐसा इस मकाम तक आ जाऊँगा। ये तो निरंतर प्रयास और निरंतर ईश्वर की अनुकंपा से मैं आगे निकलता गया, सीरियल करते गए, कवि सम्मेलन। लेकिन पहला मोहब्बत मेरी स्टेज थी, परफॉर्मिंग स्टेज थी। पहली कविता मैंने अपने कॉलेज में, कॉलेज के दरमियान लिखी, जो बहुत हिट हुई, कॉलेज में हिट हुई वो। और वो कविता टीचरों पे थी। टीचर का भी दिल होता है यार, वो भी धड़कता है, उसमें कोई डाउट थोड़ी नहीं। टीचर का दिल था, धड़का। तो मुझे ऐसा उड़ती उड़ती खबर आई कि हमारे अपने कॉलेज में टीचरों का आशिकी चल रही है और जिसकी चल रही थी, फिर मैंने उसको ह्यूमर में कन्वर्ट करके मैं आपके दर्शकों को सुनाता हूँ, वो आपको अच्छी लगेगी। और इतनी वायरल हुई कि कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्ट ने सुनाया था बच्चन साहब को। अच्छा। हाँ, कि एक बार एक गणित के अध्यापक को एक विज्ञान की अध्यापिका से हुआ प्यार। एक बार एक गणित के अध्यापक को एक विज्ञान की अध्यापिका से हुआ प्यार। दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित करके किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। तो जवाब में विज्ञान की अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। तो ये मेरी कविता जो मैंने कॉलेज के दिनों में शुरुआत की, तो यहाँ से शुरू किया मैंने कॉलेज में। फिर लोग कॉलेज के कंपटीशन में बुलाने लगे। तो दिल टूटता है, किसी का भी टूटे तो निश्चित रूप से कविता का जन्म होता है, या किसी भी रचना का, किसी भी कला का जन्म होता है। आपने ये जो पहली कविता जो आपकी लिखी, एक बहुत ही शानदार, तो कितना आपको वक्त लगा इसको लिखने में? एक बात और मैं बताऊं, रचनात्मकता जो है ना, एक शायर का कहना था कि तो शेर होता है कि तो नहीं होता है। कोई ये कहे कि मैं साधना करके कविता लिखता हूँ, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत होता नहीं हूँ। उसका रीज़न है कि पहली कविता जो लिखी गई इस दुनिया में, इस धरती पर, वो कविता लिखी गई कि दो जो है कि पक्षी के जोड़े प्यार कर रहे थे और एक बहेलिये ने प्रेम करते हुए को तीर मारा। संस्कृत में श्लोक है। और वहाँ से एक ऋषि ने वेदना महसूस हुई यार, इश्क करते हुए, मोहब्बत करते हुए, अटखेलियाँ करते हुए प्रेमी जोड़े को इस तीर ने मार दिया और उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ। उन्होंने पहली कविता लिखी संस्कृत में। तो मेरा ये मानना है, क्या वो तैयार करके गए थे कि आज मुझे कविता लिखनी है? नहीं, उन्होंने एक परिस्थिति जन्म ली। वो कहीं भी, वो तो पेड़ पे एक पैद थे। मैं ट्रेन में चलता हूँ, कोई मुझे ऐसी बुढ़िया माँ दिख जाती है कि जो मांग नहीं रही है स्वाभिमान के चलते, लेकिन वो भूखी भी है, तो मैं रोटी खा सकता हूँ क्या? फिर मैं उसको कविता में, तो कविता के लिए परिस्थिति लगती है, ना कि साधना परिस्थिति लग रही। लेकिन कविता के लिए ये निर्णय नहीं है कि आज रात के 9 बजे बैठेंगे और टेबल पे कागज पेन रखेंगे और उस पर कविता लिखने, ऐसा कभी नहीं होता है। कविता रात के 3 बजे सूझती है। रात को आपको सपने में एक बात आई, सपने में, और सपना टूटा,
तो लगा कि बगल में कागज पेन होना चाहिए मेरे की, मैं उस पर कविता लिख दूँ। तो फिर सर ये तो फिर मैं गॉड गिफ्ट समझूं इसको? हर कलाकार के साथ मैडम, आपका हर किसी भी कलाकार को आपने इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया अपने चैनल पर, आप आशुतोष जी से भी पूछेंगे तो यही बताएंगे कि कोई भी रचनात्मकता, अगर रचनात्मकता का कोई समय नहीं होता, पता नहीं कब वो आपके जहन में आ जाएगी और निकल जाएगी, कोई समय नहीं होता। तो इसका मतलब इसे सीख नहीं सकते? अगर सीख सकते तो जो चीज़ सीखी जाती है ना, फिर उसका समय होता है कि 9 से 10 तबले का क्लास है, उस पर त्रिताल का पहला ताल जो है धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना बजाना है, सीखने वाली कला है, उसके लिए आपका समय निर्धारित है। लेकिन जो गॉड गिफ्टेड है, जो आपके अंदर आप जिस काम के लिए बने हो, जो जैसे कविता करना, जिसमें एक आता है जो मैं काम करता हूँ, तो उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। हाँ, सीखने वाली कला के लिए समय निर्धारित है, ईश्वर के द्वारा दी गई कला का कोई समय निर्धारित नहीं है, आप जान लीजिए। सर तो ये आप कविताओं को और शायरियों को एक सोशल चेंज का माध्यम मानते हैं? अरे मैडम क्या बात कर रही हैं, इतना बड़ा माध्यम हम मानते हैं। नाटक को भी जोड़ लीजिए इसमें। राजा हरिश्चंद्र का नाटक महात्मा गांधी ने देखा था और वो सत्यवादी हो गए थे। या कविता में आदमी जो कहता है ना, वो अपने लिए नहीं कहता है, वो समाज के लिए कहता है, समाज के सुधारने के लिए कहता है। कोई भी कहानी क्या उद्देश्य छोड़ना चाहती है कि समाज में एक परिवर्तन आए। हम जो कविता करते हैं क्या करते हैं, समाज में परिवर्तन आए। अभी मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ हल्की सी, जो हास्य की नहीं है। काला रंग को लेकर के हमारे समाज में एक नकारात्मकता है, शादी में काला रंग नहीं पहना जाएगा, है ना? बिल्कुल। अब मेरी उस पर 3-4 लाइन की कविता सुन लीजिए आप। काले से नफरत है हमको, काले से नफरत है हमको, जबकि काले रंग के अक्षरों को पढ़ करके ही होशियार होते हैं हम। वाह। काले से नफरत है हमको, जबकि काले रंग के अक्षरों को ही पढ़ करके होशियार होते हैं हम। पीला शुभ है मगर किताब के अंदर काले रंग से ही लिखा जाता है। क्या बात है। पीला शुभ है, काले रंग से ही लिखा जाता है। आप बताइए, मतलब किसी लड़की के चेहरे पर अगर काला तिल हो तो उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। मेरी कविता का पार्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं, काले रंग को लेकर के जो नकारात्मकता है वो निकाल रहे हैं। तो हम सामाजिक काम करने की नहीं, हम बस हम पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो समाज की सेवा करने के लिए हमें ईश्वर ने चुना है, तो उस तरीके से हम करते रहते हैं। तो फिर आपको पॉलिटिक्स में जाने का आपने कभी कोई योजना बनाई? कभी नहीं, और 7 जन्मों तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा। ऐसा क्यों? मुझे कभी कभी लगता है कि जो आदमी जिस काम के लिए बना उसे वही करना चाहिए। और जीते जी प्रभाव छोड़ती हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी से मैं प्रभावित होता हूँ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से। कुछ बातें होंगी जिससे मैं नहीं प्रभावित होता हूँ। इसलिए आपका वो टारगेट भी रहते हैं पॉलिटिशियंस? हाँ, पॉलिटिशियन ही टारगेट रहते हैं मैडम। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं राजनीतिक व्यंग करता हूँ, खूब जम करके करता हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो लोग ऊपर लेवल पे हैं वो बहुत ताकतवर और बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं। लेकिन कुछ लोग, हमारी भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी है कि मजबूरी में हमको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो जगह देनी पड़ती है जिसकी काबिलियत वो नहीं रखते हैं। तो उस पर मेरा सटायर करना बनता है। जैसे मैं एक सटायर करता हूँ कि एक नेताजी जो हैं वो भाषण दे रहे थे, तो अमूमन भीड़ नहीं आई, तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बुला गया, प्रधान को और जिला पंचायत को, कि आप भीड़ ले आओ। अब अचानक भीड़ कैसे आए? तो जो किसान खेत में काम कर रहे थे उनको पकड़ा और ले गए। तो किसान के पैर में मिट्टी देख करके एक शहरी नेता ने कहा कि आपके पैर में मिट्टी कैसे है? तो उसने बोला, किसान है, सीधे खेत से ये सरपंच जी उठा लाए हैं, तो आ गए हम। तो नेताजी ने कहा, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे।
तो सटायर क्या हुआ, आपको यही पता नहीं कि खेत में टाइल्स नहीं लग सकती है। तो इसके लिए तो आप लोगों को भी, अगर जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियन नहीं जम रहे हैं या राजनीति ही नहीं अच्छी लग रही है, तो बल्कि जानबूझ के जाना चाहिए ताकि उसको अच्छा कर सके और सेटल डाउन कर सके। हमारे में कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजे हाथ डुगडुगी बाजे। तो जिसका काम हम आपको बता सकते हैं कि क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं आपसे ऊपर वाला हूं, मैं कर नहीं सकता हूं लेकिन मैं बता सकता हूं। तो बताने की दृष्टि में हम लोग आते हैं। जैसे सोशल मीडिया का जो दौर है मैडम, आज की तारीख में हर दौर में अच्छी बुरी चीजें रही हैं। राम हो, रावण हो, कंस हो, कृष्ण हो, हर दौर में अच्छी बुरी चीज रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस दौर में लोग लड़े हैं हर परिस्थिति। आज का दौर ऐसा है कि जिसके अंदर अब हम परिवार से कम लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। हमें जो आज़ादी दी है सोशल मीडिया अपनी अभिव्यक्ति का, उसका हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। ये देश भी नुकसान उठा रहा है। आज सबसे ज़्यादा नेट बंद होता है जब कहीं दंगा या कहीं ऐसी बात आती है कि बात ना फैले, ठीक है ना। लेकिन हमको एजुकेशन भी मिलता है, लेकिन हम आलसी हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। हम जो मैडम मधु मैडम या दिनेश बावरा, जब उसको एक किताब पढ़नी होती थी तो वो अपने घर से लाइब्रेरी के लिए निकलता था और रास्ते में कुछ चेहरे भी पढ़ता था, बाजार भी पढ़ता था, परिस्थितियाँ भी पढ़ता था, सिग्नल भी मिलता था, एक दोस्त भी मिलता था, अबे कहाँ जा रहा है, ऐसी आवाज़ लगाने वाला एक दोस्त भी मिलता था। अब हमें गूगल कर लेते हैं उस किताब को, हमारा चालना बंद खत्म हो गया। किताब छापने वाले, कहानी लिखने वालों को कुछ मिलना बंद हो गया, समझ रहे हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, फ़ायदा क्या हुआ कि इंस्टेंट उत्तर आया। जो चीज़ें तुरंत मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। सोशल मीडिया ने हमारा नुकसान किया है हर एक का। अब हमें ये लोग यूट्यूब पे सुन लेते हैं और सुन करके बोलते हैं भाई साहब क्या सुना है। कभी को अगर दाद न मिले तो वो मर जाएगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि परिस्थिति सब अच्छी हैं, और परंतु दाल में नमक ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सच बात है। तो सर, ऐसा लगता है आपको कि दाल में नमक पड़ता भी रहे, क्योंकि आजकल जैसे आप लोग इतने टैलेंटेड लोग हो। अब क्या आज की दुनिया में बाजारवाद है, हमको गीतकार मर्सिडीज में चलना चाहिए, 5 स्टार में रुकना चाहिए। संवेदना संघर्ष से उपजती है, आग घर्षण से निकलती है, ठीक है ना। तो 90s के गानों में पहले कहानी के साथ गीतकार बिठाया जाता था और उससे कहा जाता था कि ये कहानी है, इसमें कहाँ कैसा चीज़ आएगा, क्या होगा, इसलिए 2-2 साल में बनती थी, क्योंकि उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता था। उनके लिए अपनी कला महत्वपूर्ण होती थी। अब पैसा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो गई है, कला थोड़ी सी पिछले दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, उसमें थोड़ी सी नमक लगा के ब्यूटिफिकेशन करके हम प्रेजेंट कर देते हैं, बस आ जाता। जो जल्दी आएगा वो जल्दी जाएगा, एक लाइन की बात है। बिल्कुल सही बात है, जो जल्दी आया है वो जल्दी जाएगा। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही। कला के क्षेत्र में, आदमी के क्षेत्र में नहीं। बिल्कुल। अच्छा है, मुझे भी लाफ्टर थेरेपी मिल रही है आपसे बात करके। तो सर, जैसे कभी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में विचार किया है आपने? कहानियाँ मैं सोचता हूँ, कहानियाँ मैं लिखता हूँ। मैं एज ए एक्टर मैंने काफ़ी काम किया। मेरे आप फिल्में देखेंगे जिसमें मैंने OTT पे पड़ी हुई हैं। 100 बक्स एक फिल्म मैंने की, सोशल अवेयरनेस पे थी वो। एज ए लीड रोल मैंने किया, अब्दुल किरदार था मेरा उसके अंदर। मैंने सावधान इंडिया के काफ़ी एपिसोड किए एज ए एक्टर। मैंने अकबर बिरबल किया। मैंने काफ़ी याद रहते नहीं मुझे, लेकिन मेरा पहला इश्क जो है वो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस रहता है आज भी। अच्छा। मैं ओकेजनली कभी मेरा कोई दोस्त डायरेक्टर है, वो कहता है यार तू एक्टर अच्छा है यार, तो तू एक सीन कर दे मेरा, तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करता हूँ। लेकिन मैं लाइव स्टेज को एंजॉय करता हूँ। तो स्क्रिप्ट तो नहीं, लेकिन कहानी लिखने में मेरी रुचि हमेशा रहती है। मैं सोच, क्योंकि कविता अगर मैं थॉट नया लेकर के आता हूँ, मैं आपको बताऊँ एक कहानी की 26/11 का जो हमला हुआ था, उस पर एक मैंने कविता लिखी थी, और मेरी बेस्ट कविताओं में से एक कविता हो रही है। और परिस्थिति वाली कविता, देखिए कैसे जन्म लेती है। और उसके लिए मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस होटल में बुलाया, वो कविता सुनी मेरे से, और जितने भी पेरेंट्स के साथ वो घटा था तो वो बहुत रोए, वो लोग मुझे सुन करके बहुत ज़्यादा रोए। तो ये सुख, सोचिए कि मुझे किसी के आंसू बहाने से सुख मिल रहा है। ये सुख किसको मिल सकता है? हंसने से मिलता है वो छोड़ दीजिए, मेरे कविताओं को सुनने के बाद लोगों के अंदर
जो है एक ऐसा भाव आता है कि लोग रो रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सुनाएंगे आप वो कविता प्लीज? मैं आपको 26/11 जो ताज पर हमला हुआ था उसकी एक कविता सुनाता हूँ। क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न। 3 लोग गए थे ताज होटल में। एक बच्चा जन्मदिन मनाने गया था अपने बाप की उंगली पकड़ करके, एक बैरा जिसकी पहले दिन की नौकरी का पहला निवाला खा रहा था, और एक हनीमून मनाने के लिए जयपुर से जोड़ा आया था। इन तीनों के साथ जो व्यवहार हुआ आतंकवादियों से, कविता का मेरा आधार है वो। क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न। उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे, सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है, शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ न पापा, यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था क्योंकि उसे नई नौकरी मिल गई थी, उसकी किस्मत बदल गई थी। लेकिन उसको क्या पता था कि ताज एक छलावा था। वहाँ आग का निवाला था, वहाँ भूख का निवाला नहीं, आग का लावा था, आग का लावा था। उसकी बाहें फड़फड़ा रही थी। उसको आतंकवादियों की गोलियों ने दहला दिया था। जिसके हाथ में डिग्री होनी थी उसके हाथ में मौत थमा दिया था। ये कविता जब मैं सुनाता हूँ, मैं खुद भी नहीं सुना पाता हूँ। हाँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि कैसे कैसे लोग जो हैं हमने झेले हैं जीवन में। तो ये कवि का धर्म है। ये कविता जब मैं स्टेज पे सुनाता था तो मैं आपको बताऊँ 50,000 की भीड़ जो है वो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंट सुनती थी। तो कवि का धर्म क्या है? कवि एक चित्र खींचता है जिसमें ये बता, इसमें एक लाइन आती थी जिसमें वसीम बरेलवी जैसा शायर खड़ा हो जाता था, मुझे माला पहनाता था, इतना बड़ा नाम, कि सुनता हूँ कि ये दुनिया तेरे बगैर नहीं चल सकती है। सुनता हूँ ऐ खुदा है ईश्वर जीसस गुरु नानक, दुनिया तेरे बगैर नहीं चल सकती है, तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? एक आतंकवादी कैसे पल रहा है कोख में, अगर दुनिया तेरे बगैर नहीं चल रही है तो मैं भगवान को जब चैलेंज करता था तो स्टेज के जो बड़े शायर होते थे वो भी मुझसे गले लगा करके मिलते थे और कहते थे कि तूने अच्छी बात कही है यार, अच्छा लिखता है तुम। तो कवि का कर्तव्य है कि वो सामाजिक संरचना पर, सामाजिक कुरीतियों पर घात करे। तो सर उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस भी आते होंगे? खूब आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं। जैसे कभी कभी हम मजबूरी में बुलाए जाते हैं, फिलर के रूप में बुलाया जाता है कवि कलाकार कि यार शादी है बेटे की और दोपहर का स्लॉट खाली है, कोई लेना देना नहीं है, वो जो लोग बाराती आए हैं, जो घराती हैं, जो कोई मतलब नहीं है, एक स्टेज बना देते हैं और बोलते हैं अरे भाई खाली हो, आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। अब वो बेमन से आता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि अब दामाद बुला रहा है ससुर को, तो ससुर तो लिहाज में आता ना, वो मेरे लिहाज में नहीं आता है कि दिनेश बावरा एक कवि बुलाया गया, एक संतूर वादन बुलाया गया, एक फ्लूट वाला बुलाया गया, एक सिंगर बुलाई गई है, इस लिहाज में नहीं आता, दामाद ने बुलाया इस लिहाज में आता है। तो फिर वो सुनता नहीं है जो हम सुनाते हैं, तो वो जो इंसल्टिंग फील होता है एक कलाकार को, वो हम लोगों के लिए बहुत घातक होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बचें इन सब चीज़, लेकिन कलाकार के साथ मजबूरी भी एक है कि वो नौकरी नहीं कर सकता और उसकी शादी हो चुकी होती है, या बहन की शादी करनी होती है, या उसके बच्चे के स्कूल की फीस भरनी होती है। तो एक कलाकार है ना, वो अपने लिए कला नहीं बेचता है, ये लोगों को समझना चाहिए। वो अपने लिए तो खाली ताली मांगता है, परिवार के लिए पैसा मांगता है। इसलिए कलाकार जो है उसको जब भी आप कहीं बुलाएं तो उससे सम्मान पहले दें। पैसा तो उसके परिवार के काम आता है, उसके जरूरतों के काम आता है। एक कलाकार को आप 1 लाख रुपया दे दें और रूंट करके भेज दें, तो 1 लाख रुपया उसके छाती पर बोझ लगेगा। सच बात है। लेकिन अगर आपने उस कलाकार को तालियां दी, वाह दी, दाद दी, तो वो कलाकार आपको जीवन में नहीं भूलेगा, बोलेगा पैसे कम थे यार, लेकिन इज्जत क्या दी आपने। बहुत खूबसूरत बोले आप इस बारे में, तो वाकई। तो कलाकार को सम्मान दीजिए आप। जी। तो जैसे आपने हरिवंश राय जी का नाम लिया, तो मुझे उनकी जो एक बचपन से हम जो सुनते आए हैं मधुशाला, तो उसमें जो एक लाइन है कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। लेकिन आज हम इंडिया में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं कि आज एकजुट हो रहे हम राम के नाम से। तो आपका उस पर क्या विचार है? क्या ये कविताओं का भी दौर बदल जाता है, उनका नेचर भी बदल जाता है?
किस तरह से वो एप्लीकेबल हैं, वो भी एप्लीकेबिलिटी भी बदल जाती है। दीपक गुप्ता का एक शेर है, जी। जो बोलूं सच, जो बोलूं झूठ, तो फिर मेरा किरदार मरता है। मेरा आपको मैं जवाब दे रहा हूँ इस सवाल का। बिल्कुल। जो बोलूं झूठ, तो फिर मेरा किरदार मरता है। जो बोलूं सच, तो फिर मेरा परिवार मरता है। राम जो हैं, हमें उत्सव मनाना चाहिए। मंदिर की खुशी मुझे भी है, अयोध्या के कायाकल्प की खुशी मुझे भी है, लेकिन मैं इतना निवेदन हर राजनीतिक पार्टी से करने का हक बनता है मेरा, मेरे राम के चलते किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे राम के उत्सव के चलते किसी घर की आवाज़ को दबाने के लिए कोई उत्सव हो रहा हो, वो उत्सव से मुझे एतराज़ है। मुझे लगता है कि राम सबके हैं। मैं राम पर इस जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ, बड़े धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, सब धर्मों में राम को गाने वाले लोगों ने लिखा है, सब धर्मों ने, क्योंकि राम सबके हैं। सबके हैं। राम किसी एक के हो ही नहीं सकते, और होने भी नहीं चाहिए। अगर राम किसी एक के हैं तो फिर किस बात के राम? सही बात है, बिल्कुल। बराबर ना? राम तो सबके हैं। जब जब राम को कोई भी सिर्फ अपना मानने लगता है ना, तो ये समझ लीजिए कि तो वो निजी सुख या निजी स्वार्थ के चलते अपना मान रहा है वो। मेरा मानना है कि राम सबके हैं, राम के सबके रहने चाहिए। ठीक है, परिस्थिति एक ऐसी थी जो अन्याय हुआ, मेरी कविता है बाकायदा इसके ऊपर भी, और मैं सुनाता हूँ, और मैं आपको भी सुनाता हूँ क्योंकि वो मुझे कविता याद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम, अधिकारी बोले पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे हो, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के चलते ही तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। अरे बाप रे। क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है, और राम की रहेगी। मैंने लिखा, वेरी नाइस। मैंने लिखा ना। लेकिन मैंने किरदार जो चुना अधिकारी, वो किसी अन्य धर्म का नहीं चुना चिढ़ाने के लिए। मैंने एक अधिकारी चुना कि एक अधिकारी ने कहा जो सरकारी कार्यालय में एक आवाज देता है। एक शायर का और एक शेर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा शेर है। शक्ति थोड़ी लाजिम है, शक्ति थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है, लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। बिल्कुल। हमें कट्टर नहीं होना चाहिए। हमें हमारे धर्म पर गर्व है, सिख को सिख के धर्म पर गर्व होना चाहिए, हिंदू को हिंदू के धर्म पर गर्व होना चाहिए, इसमें कोई शुद्ध हो राय नहीं है। लेकिन सिख धर्म या मुसलमान धर्म या हिंदू ही सर्वपरे है, ये कट्टरता है। इस्लाम ही सर्वपरे है, ये कट्टरता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, किस कवि को आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है, क्या आप कि हर कविता में कबीर का जिक्र बहुत होता है। yes. तो आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम? यस, एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज आप सोचिए अगर आज के दौर में कबीर होता, आज के दौर में वो लिख रहा होता कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अगर आज लिख रहा होता, या ये लिख रहा होता कि मस्जिद लई चुनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे का बहरो भयो खुदा, अगर आज लिख रहा होता तो उस कबीर पर कितने केस होते, सच बात। पुलिस चौकी में कितनी बार जाना पड़ा होता। तो मेरा मानना, मैं कबीर, जहाँ मेरा जन्म है, मेरे घर से कबीर का जो उसका नाम है मगहर, जहाँ उन्होंने प्राण त्याग, आपको प्राण कहाँ त्यागे उसका, किसी ने काशी में कहा कि पंडित ने बोला कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है,
तो कबीर ने बोला अगर स्वर्ग मिलता तो नरक कहाँ मरने से मिलता है। एक बयान को बुलाया, बोले मैं मरना चाहता हूँ लेकिन वहाँ मरना चाहता हूँ जहाँ मुझे नरक मिलना चाहिए, ये भगवान स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। तो एक को पूछा कि कहाँ मिलता है, बोले जहाँ की मिट्टी मरी हुई बाँझ हो, जहाँ कोई फल नहीं, फूल नहीं, पानी नहीं, ऐसी जगह पे मरने से नरक मिलता है। तो उस जगह को उन्होंने उस ज़माने में ढूंढ के निकाला, जो जगह उपजाऊ नहीं थी, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, उसका नाम है मगहर, जो मेरी जन्मस्थली से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ उन्होंने प्राण त्यागे। तो कबीर से मैं इंस्पायर इसलिए रहा क्योंकि कबीर मेरे घर के से 60 किलोमीटर दूर से हैं। एक शिकायत मुझे हमेशा केंद्र सरकार से भी रहती है, राज्य सरकारों से भी रहती है कि राम का मंदिर बनाने वाली सत्ता, कभी सीता का भी मंदिर तो देख के आना चाहिए एक बार। तो ये जो आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि कुमार विश्वास के साथ आपका बहुत ज़्यादा क्लोज संबंध है, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है और कैसे? वो इतने प्रतिभाशाली हैं, वो हमारे कवि सम्मेलनीय इतिहास में इतना बड़ा आदमी, जिन्होंने, मैं जब भी आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं उनके साथ जब सफ़र करता था सामान्य रेल के स्लीपर क्लास में, तो वो कहते थे यार एक दिन कवि दिनेश ना चार्टर्ड से उतरेगा, मर्सिडीज से जाएगा, ताज के प्रेसिडेंटियल सूट में रुकेगा जहाँ राष्ट्रपति रुकता है, और मेरी आंखों के सामने घटता हुआ मैं देखता हूँ। कुमार विश्वास आज चार्टर्ड से जाते हैं कविता सुनाने के लिए, कुमार विश्वास प्रेसिडेंटियल सूट में रुकते हैं, कुमार विश्वास के साथ 12 लोगों की टीम होती है, कवि की सुरक्षा केंद्र सरकार की सिक्योरिटी करती है, कवि जिस राज्य में जाता है उस राज्य की सुरक्षा उसे मिलती है। जब कुमार विश्वास मंच पे होते हैं तो वो मंच की गारंटी होती है कि वहाँ कम से कम 10,000, 20,000, 1 लाख लोग उनको सुनने आएंगे। उनसे फोटो खिंचाने के लिए लड़की हो या लड़का हो मरे जाता है। ये दीवानगी मैंने अपनी उम्र में पहले एक कवि में देखी, जिनका नाम कुमार विश्वास होता है, जिन्होंने कविता को और कवि सम्मेलन को एक अलग मुकाम दिया है। हाँ, और मेरा सौभाग्य है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। लोग जलते भी हैं इस बात से, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मेरे आदरणीय हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे ऊपर उनका ऋण भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना। जो भी कारण रहा हो, मैं मंच का कारण हो, मेरी प्रतिभा का कारण हो, मेरी विनम्रता का कारण हो, जिन भी कारणों से उन्होंने मुझे चुना, वो जो भी कारण, लेकिन मैं उनके प्रति आभारी रहता हूँ हमेशा। वाह, कितनी सरलता से आपने ये बात बोली, और इतना सरल मुझे लगता है कवि की ही सोच हो सकती है और कवि का ही व्यक्तित्व हो सकता है जो इतनी सरलता को पसंद करता हो। नहीं तो आज की भागा दौड़ी भरी जिंदगी में, चकाचौंध भरी जिंदगी में सब कुछ चाहिए ग्लैमर। ग्लैमर चाहिए, और आजकल के बच्चे स्पेशली ग्लैमर की तरफ बहुत भाग रहे हैं। एंड आई थिंक जैसे आप मोबाइल का भी हमेशा जिक्र करते हैं अपनी कविताओं में, तो क्या आपको परेशानी है मोबाइल से? मेरी तकलीफ ये है कि मैं जब किसी जगह परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो मैं जब पीक पर होता हूँ और मैं कनेक्ट कर रहा होता हूँ उस कविता को, उसी वक्त एक रिंगटोन बजती है या ये हलो की आवाज़ आती है, तो मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है। मैं मोबाइल से, मुझे इसलिए तकलीफ है कि आदमी अपने दिमाग का उपयोग न करके मोबाइल के गूगल का इतना उपयोग कर रहा है कि गूगल की दी हुई जानकारी को सच मान ले रहा है, उसके यथार्थ पर जा ही नहीं रहा है। मोबाइल से मुझे इसलिए तकलीफ है कि ज़िंदगी 3 सेकंड या 30 सेकंड में देखे जाने वाली रील पर निर्भर नहीं करती। ज़िंदगी सूरज उगने से लेकर के शाम तक, सूरज डूबने तक के संघर्ष का नाम ज़िंदगी होता है। ज़िंदगी में जो टेस्ट इंस्टाग्राम पर दिखाया जाता है कि इस रेस्टोरेंट में चले जाइए, वो आपको ऐसा ऐसा टेस्ट मिलेगा, वो आपके साथ मृग तृष्णा पैदा कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि ये सोने का हिरन है, आप जाते हैं उसका धंधा हो जाता है, जबकि वो झूठ बोल रहा होता है। तो मुझे मोबाइल से एतराज नहीं है, मोबाइल के उपयोग, अति उपयोगिता से एतराज है। और मैंने उसके खिलाफ कविता लिखी, और उस कविता, देखिए कविता या कोई भी कला तब ज़्यादा लोग स्वीकार करते हैं जब उसमें यथार्थ हो, सच्चाई हो। कबीर को तो नहीं भुला पा रहे ना हम, तुलसी बाबा को तो नहीं भुला पा रहे ना हम, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। मर्यादा, बाबा तुलसी ने मर्यादा स्थापित की, तो कबीर ने सामाजिक सुधार स्थापित किया। ठीक है ना। तो मैं आज के दौर में मेरी जो परवरिश है उसमें मैं अंतिम रूप से वो कविता सुनाता हूँ। और मुझे आपको सच बताऊँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे आपके साथ बातचीत करके
ये लगा ही नहीं कि मैं कैमरे के सामने हूँ। मुझे लगा कि मैं एक परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ और एक सामान्य से इतनी बड़ी अधिकारी हैं आप, मुझे सामान्य सी महिला एक बातचीत में जानना चाह रही है कि मैं क्या हूँ। लेकिन ये जितने कैमरे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कविता को। अब इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको मज़ा आएगा। सूरज तेज़ी से ढल रहा है, जमाना रोज़ बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं कहूँ, आप कहें चलता है, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं। संत कह रहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार। हाँ? मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नज़र रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। आज माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए खिलौना नहीं देती, मोबाइल देती है कि थोड़ी देर वो, और खुद भी एक डब्बा मोबाइल देती है जिसमें खाली गेम है और खुद उस मोबाइल पे लगे, जवान कर दिया। मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति एक एक जितने लोग हैं ना यहाँ बैठे हुए, सारे लोग कनेक्ट करेंगे। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। इस 4 इंच की चीज ने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है। मैं घूंघट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं क्यूरोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। घूंघट मतलब आप उस सब वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके, इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, इन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। पहले एक चिट्ठी का हम ऐसा इंतजार करते थे जैसे भगवान का इंतजार कर रहे हैं यार। क्यूरोसिटी ही तो सब कुछ है ना। जिज्ञासा छीन ली उसने, हमारी जिज्ञासा छीनी है। आप कहेंगे कि सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है, जिज्ञासा छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। अगली पंक्ति हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप कनेक्ट करेंगी मैडम। ये भी एक कमाल है, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं, क्योंकि अभी नशा हो गया है, फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से, इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं, 100% नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे, ये मिलने जुलने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने क्या क्या छीना है। निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। हमने थोड़ी देर बंद रखा है ना, इसलिए इस महफिल का मजा आ रहा है। बिल्कुल सही बात है,
तो मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ। मोबाइल के अति उपयोगिता या अति आप जिसको होता है ओवर यूज्ड उसके खिलाफ हूँ मैं। सच बात है। मुझे लगता है कि जैसे हम जितनी देर से बात कर रहे हैं हमने अपने अपने मोबाइल सब सरेंडर करके इसलिए आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, ये सारे लोग कनेक्ट किए हुए हैं बराबर कि नहीं। बिल्कुल। और इसलिए मजा आ रहा हमको ये समय कैसे कट गया, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहती, आप बार बार व्हाट्सअप देखती या मैं देखता कि किसका क्या आ गया, तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो रूहदारी हमने जुगलबंदी की है। जैसे दो लोग होते हैं ना, एक शहनाई वाला और जुगलबंदी करता है ना, तो एक फूल उधर से आता है, एक फूल उधर से जाता है, तो गुलदस्ता बनता है। अगर हमारा डिस्ट्रैक्शन है, दुनिया में हम प्रतिभा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सच बात है। हमारी एकाग्रता खत्म होते जा रही है। जो आप एक 1 to 1 जो हम एक बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं रह जाती मोबाइल की वजह से। भले हम यूट्यूब में या किसी मैं नॉट ओनली यूट्यूब बट किसी भी माध्यम से हम कितना सुन लें, वो जनरलाइज एक जो बात होती है और जो 1 to 1 हम करते हैं इन पर्सन, उसका बात ही अलग है। स्पर्श का आनंद जो है, टच का, वो आप उठा ही नहीं सकती दूसरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए फिल्म जो बनती है वो फिल्म उसी उद्देश्य से बनती है कि उसका लाइव का मजा नहीं है। फिल्म जब एक्टिंग करके, स्क्रिप्टिंग करके, सीसी करके, एडिट करके जब वो रिलीज होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक करके, वो उसी उद्देश्य से बनती है। इसलिए आपको स्क्रीन पे एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं कोट कर रहा हूँ इसको, अच्छी बात है, आप रिलेट करेंगे क्योंकि आप इतने बड़े दुनिया चला रही हैं। उसने कहा, दिनेश, टीवी होता है ना, टीवी वो आदमी के कद को छोटा करके बताता है। टीवी कितना 22 इंच 25 इंच आदमी, अमिताभ बच्चन दिखता है ना उसके अंदर, की नहीं, तो आदमी के कद को छोटा करके। थिएटर जो होता है ना फिल्म का, वो आदमी के कद को बड़ा करके बताता है। ठीक है। जो स्टेज होता है ना, जो आदमी होता है वही बताता है। तो आपको अगर सच्चे आदमी और सच्चे कलाकार से मिलना है ना, तो हमेशा स्टेज पर मिलिए उससे। बिल्कुल सही। तब आपको दिखाई देगा कि ये सच्चा आदमी। जो मज़ा हमको आपको YouTube और टीवी पे देखने में आता है, उससे मैं बिल्कुल 100% ये कह सकती हूँ, उससे डबल और 4 गुना मज़ा आपको लाइव स्टेज पे देख के आता है। और जो हम कनेक्ट करते हैं और जो तब अंदर से खुशी होती है और सारी चीज़ें दिमाग में जो भी चल रहा है वो साइड में रहता है। एक एन्जॉयमेंट कि हाँ आप क्या कह रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। तो आपके इस इतनी खूबसूरत कविता के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगी, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि मोबाइल को थोड़ा दूर रखें। एटलीस्ट डेली 1 घंटा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके देखें, एंड आप यकीन कीजिए वो 1 घंटा आपका बेस्ट 1 घंटा होगा 24 घंटे में से। क्यों सर, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही। और मैं कहता हूँ दुनिया को कि दुनिया मोबाइल के अंदर नहीं है, दुनिया मोबाइल के बाहर है। तो उस दुनिया को एक बार घूम के देखिए। किसी फूल को एक बार आप छू करके देखिए, किसी तितली को उड़ते हुए देख लीजिए, एक्चुअल में उड़ते हुए देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो जो आनंद है, जो मौज है, ठीक है, वो अलग ही है, अलग ही है। सच बात है सर। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे और बहुत मज़ा आया आपसे बात मेरा करके। निजी मानना है कि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ मैम, मधु मैम, और मैं बहुत कम जगह होता है जहाँ मैं 100% अंदर से टच होकर के कोई कम्युनिकेशन करता हूँ या कोई इंटरव्यू करता हूँ। आज 2-4 इंटरव्यू जो जिसमें मैं बहुत इमोशनल हुआ हूँ, और हर इंटरव्यू महिलाओं ने लिया जिसमें मैं इमोशनल हुआ हूँ। तो आज मैं बहुत पहली बार इतना इस तरीके तक आया कि मुझे लगा कि मैं इमोशनल हुआ। लेकिन ये आपकी ताकत है, आपकी रोदारी है, आप भी हुई कि मैं इतना अच्छा कर बता पाया या बोल पाया। मैं आपके तमाम दर्शकों को कहूँगा कि निश्चित रूप से आपको सुने, आपको सराहें, और आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी कलाकार आते हैं, बड़े लोग हैं, हमारी क्या औकात है, हम तो बस आज आ गए, बस इतनी सी बात है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों को बहुत सारा शुक्रिया, सारे लोगों से मोहब्बत। बस दुनिया में मोबाइल ही सब कुछ नहीं है, अंतिम सत्य अलग है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और थोड़ा सा ज़िंदगी जीजिए ना। दिनेश बावरा कह रहा है। नमस्कार।